नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है और चुनावी बॉन्ड को यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बता दिया है। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला, सीजेआई की अध्यक्षता में ये जो बेंच सुनवाई कर रही थी और इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया। चुनाव आयोग एसबीआई से जानकारी ले, यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग एसबीआई से जानकारी ले और एसबीआई को सरकार पार्टी से अपना पूरा ब्यौरा पेश करे। उसके बाद एसबीआई चुनाव आयोग को अपना पूरा ब्यौरा पेश करे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से अविनाश सीधा जुड़ गए हैं। अविनाश, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अवनीश जुड़े हुए। अवनीश, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी गई है, लेकिन इस महत्वपूर्ण और बड़े फैसले के दौरान वो कौन सी मुख्य बातें रही जो सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कही? देखिए, बिल्कुल 5 जजों की बेंच थी, संवैधानिक बेंच गठित की गई थी जिसने 3 दिन तक सुनवाई की। केंद्र सरकार का पक्ष भी सुना और जो 4 याचिकाकर्ता हैं जिसमें कांग्रेस समेत कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल है, सबको सुनने के बाद ये नतीजा दिया और नतीजे में साफ तौर पर कह दिया कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का जो व्यवस्था बनाई गई वो बिल्कुल गलत थी, असंवैधानिक थी। इसका संविधान से कोई नाता नहीं बनता है क्योंकि सूचना का अधिकार हर एक नागरिक को है और इसके अंदर जो गोपनीयता की आड़ में सूचना के अधिकार कानून का उल्लंघन किया जा रहा था, तो ये निश्चित तौर पर सरासर गलत रहा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन भी दी है कि अभी तक किस पार्टी को कितना चंदा आया है ये भी चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर बताना होगा। और सीधे सीधे कहा है कि अभी जितना पैसा जा चुका है, जो इनकैश नहीं हुआ है, वो उनको लौटाना होगा। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि लोकतंत्र में हर एक नागरिक, हर एक वर्ग का उतना ही अधिकार है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि गोपनीयता के नाम पे आप कॉर्पोरेट का पैसा किसी पार्टी तक पहुंचे और उसकी जानकारी आम लोगों तक ना मिले। यही आपत्ति जताई थी याचिकाकर्ताओं ने। इस समय हमारे साथ मुख्य याचिकाकर्ता कांग्रेस नेता जे.आर. ठाकुर भी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, इस फैसले का कितना असर होगा और राजनीतिक पार्टियों के लिए कितना बड़ा झटका है? देखिए, ये एक ऐतिहासिक फैसला है और इससे हमारी डेमोक्रेसी की रक्षा हुई है और निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा फैसला है, एक पब्लिक के फेवर में है। क्योंकि जिस तरीके से फंडिंग हो रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पार्टीज को, उसमें कहीं ना कहीं जनता के राइट्स अफेक्ट हो रहे थे, क्योंकि नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहा था, मनी डिस्क्लोज नहीं हो रहा था और सीधा फंडिंग हो रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सरकार के काम को अफेक्ट करता और फ्यूचर में जब सरकार स्कीम बनाती तो वो इन्हीं लोगों को फेवर करने के लिए बनाई जाती, क्योंकि कुछ तो आदमी चाहता ही है, कुछ देता है तो निश्चित रूप से। तो ऐसे में जनता के जो राइट्स थे वो सारे अफेक्ट हो रहे थे। यस, और राइट टू इन्फॉर्मेशन का हमारा जो एक्ट था वो भी अफेक्ट हो रहा था। अगर किसी भी पार्टी को अगर कुछ फंडिंग होती है तो क्यों ना उसको डिस्क्लोज किया जाए। ऐसा क्या है जो उसका नाम और अमाउंट डिस्क्लोज नहीं हो रहा था? तो अब जब ये रद्द हुआ है तो निश्चित रूप से एक बड़ा इम्पैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए डालेगा। बिल्कुल। और जो आपकी याचिका थी उसमें यह भी कहा गया था कि शेल कंपनियों के द्वारा भी बहुत सारा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड दिया जा रहा है। ऐसी तमाम खामियां आप लोगों ने उजागर की थी और सुप्रीम कोर्ट की जो उस मामले में आज जो आदेश आया है वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है जो हमारे दर्शक समझ सकें, मुख्य बिंदु? जी देखिए, जब जिस तरीके से ये इलेक्टोरल बॉन्ड था उसमें बेसिकली आप जो अमाउंट देते हैं वो डिस्क्लोज नहीं हो रहा था, प्लस आपका नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहा था। तो कोई भी कंपनीज, कुछ ऐसी शेल कंपनीज बनाई गई थी जो ब्लैक मनी को एक वाइट करने का प्रोसीजर बनाया गया था और उनके थ्रू इनकी फंडिंग हो रही थी, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरा था। और इसके रद्द होने से ट्रांसपेरेंसी आएगी। अगर आप उसे अगर 1 लाख रुपए किसी पार्टी को देते हैं तो निश्चित रूप से हर वोटर के सामने ये रहेगा कि इस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए इस पार्टी को दिया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पार्टीज की अकाउंटेबिलिटी भी बनेगी, जो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे साथ वरुण ठाकुर भी हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा। कितनी जो इसका असर है, जो अभी जो आज निर्देश आए हैं वो कितनी जल्दी अमल में देखने को मिल सकते हैं और कहां तक इसका प्रभाव? ये एक ऐतिहासिक कदम है सर, और ये एक हिस्टोरिकल स्टेप है फॉर द डेमोक्रेसी, क्योंकि जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन का ही कॉन्सेप्ट है। और जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग हो रही थी वो बार उनको जनता को जानकारी नहीं मिल रही थी कि किस कंपनी ने, किस उद्योगपति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है।
और ये जिस तरीके की सीक्रेसी मेंटेन की जा रही थी, ये कहीं ना कहीं वो पॉलिसियों को प्रभावित करने की ये तरफ एक कदम था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये जो स्कीम है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं इनकम टैक्स में जो संशोधन किए गए थे उन सबको भी गलत करार दिया, जो इस कानून के सपोर्ट में जो अमेंडमेंट किए गए। ये जब 2018 में स्कीम लाई गई थी तो 4 एक्ट में इन्होंने संशोधन किया था, रिजर्व बैंक एक्ट में, फाइनेंस एक्ट में, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में और कंपनी एक्ट में भी इन्होंने अमेंडमेंट किया था। और कंपनी एक्ट में तो ऐसा भी कर दिया था कि जो घाटे में भी कंपनियां जा रही हैं वो भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकती हैं। तो जबकि पहले ये था नहीं, क्योंकि पब्लिक जो कंपनी है वो कोई इंडिविजुअल कंपनी नहीं होती है, लोगों का उसमें व्यू रहता है, जब घाटे में चल रही तो फंडिंग क्यों करेंगे, पर वो कहीं ना कहीं उसके इसके एवज में किक बैक लेने की कोशिश करते थे और उस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने समझा। इसी कारण से सारे संशोधनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। आज जो आदेश आया है उसके मद्देनजर अब सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है, किस तरह के कदम उठाने होंगे, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड अहम दशा दिशा दे रहा था चुनाव को। अब सरकार का अगला स्टेप क्या होना चाहिए आदेश के मुताबिक? सुप्रीम कोर्ट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ये जजमेंट, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से जो डायरेक्शन दिए हैं उनकी कंप्लाइंस करेंगे और कोई स्कीम नई लेके आएंगे सरकार, जिसमें ट्रांसपेरेंसी भी हो, लोगों को जानने का अधिकार भी हो और पॉलिटिकल पार्टी के जो चंदे हैं वो प्रॉपर चलती रहे पॉलिटिकल पार्टियां। एडवोकेट वरुण ठाकुर, जिनको 3 दिन की सुनवाई में भी सवाल हैं, जरा इनका एक एक कर प्लीज जवाब दीजिएगा। एक ये कि जिस तरीके से ये इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया गया है, अब क्या कब से कब तक का डेटा देना पड़ेगा और सरकार की तरफ से या पॉलिटिकल पार्टीज अब डेटा देंगी, एसबीआई को, एसबीआई की तरफ से चुनाव आयोग को सौंपा जाएगा, कब से कब तक का डेटा देना होगा? क्या ये सरकार के लिए बड़ा झटका है और इसके अलावा क्या इसका असर आने वाले वक्त में इलेक्शंस पर भी पड़ सकता है? जी बिल्कुल, इसका असर इलेक्शन से पड़ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि सूचना के अधिकार कानून का उल्लंघन हो रहा था और एसबीआई को अप्रैल की 13 या 14 तारीख जो तय की गई है तब तक वो सारा जो डेटा है वो सार्वजनिक करना होगा अपनी वेबसाइट पर कि किस पार्टी को कितना इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा मिला। और अगर ये सार्वजनिक होता है तो निश्चित तौर पर उसका चुनावी प्रभाव पड़ेगा। ये साफ हो जाएगा कि किसके जरिए और कितना चंदा किस पार्टी को मिला। जब ये तीनों पॉइंट्स क्लियर होंगे तो मतदाता या जो चुनावों को प्रभावित करने वाले जो वक्ता हैं उनकी जानकारी इससे प्रबल होगी और लोगों को के सामने ये जानकारी साफ हो सकेगी किस पार्टी को किसके जरिए और कितना चंदा मिला। तो इस आदेश का और जो आज निर्देश आए हैं उसका बड़ा महत्व है, जो आने वाले समय में अप्रैल तक ही जिसके परिणाम और प्रभाव सामने देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया अवनीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बता दिया गया है। सुप्रीम